हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो में हम बोर्ड प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो कि कंपोजिट हिंदी के सिलेबस पर आधारित है। हिंदी लोक भारती और हिंदी लोकवाणी दोनों विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट हो सकती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा पत्र को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी होती हैं, जिनमें पहला आता है सूचना के अनुसार गद्य पद्य भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। यानी जो आपको ये बॉक्स दिए जाते हैं, आपको उसका आंसर बॉक्स में ही लिखना है। बॉक्स बनाइए और उसके बाद उसके आंसर उसके अंदर लिखिए। दूसरा है सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। तीसरा, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो बॉक्स दिए जाते हैं वो सिर्फ गद्य और पद्य के लिए होते हैं। चौथा है शुद्ध स्पष्ट व सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको बोर्ड पत्र को हल करने से पहले ध्यान देना होता है। एज पर बोर्ड पैटर्न, विभाग 1 में गद्य पूछा जाता है, यानी कि चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस गद्यांश को पढ़ के आपको पूछे गए प्रश्नों को हल करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको उस परिच्छेद को एक बार पढ़ना है। चूँकि आपने पहले इसका मतलब समझ लिया है, फिर भी आपको कौन सा पैराग्राफ दिया है ये समझने के लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न 1 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी कि पैराग्राफ आपको गिवन है जो कि आपके चैप्टर्स में से ही है। ये वो वाला सीन है जब महादेवी वर्मा जी राजेंद्र बाबू से पहली बार मिले थे, जिस दिन उनका उपवास था। उस टाइम की बात हो रही है। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। ये पैराग्राफ है। इसमें से फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि कृति पूर्ण कीजिए भोजन के संदर्भ में। भोजन के संदर्भ में राजेंद्र बाबू ने क्या सोचा और लेखिका ने क्या सोचा। तो राजेंद्र बाबू की क्या थी? जिज्ञासा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है सेकंड लाइन में। उसके बाद लेखिका की कल्पना, उन्होंने ये सोचा। उसके बाद अगला प्रश्न है गद्यांश में आए शब्द के अलावा ऐसे 2 शब्द लिखिए जिनमें सह उपसर्ग हो। अर्थात इसका प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आपको 2 वर्ड ऐसे लिखने हैं जिसके आगे सह हो। तो यहाँ पर देखिए, सहधर्मिणी तो दिया गया है, लेकिन इसके अलावा आपको 2 चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट आएगा सहयोगी और दूसरा है सहकर्मी। ये दिए गए पैराग्राफ में से नहीं है, बल्कि चैप्टर्स में से है। तीसरा प्रश्न है उपवास और हम अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 अंकों के लिए ये प्रश्न आता है। इसे किस तरह से लिखना है? उपवास पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एक उपयोगी क्रिया है। इससे एक दिन पाचन क्रिया को आराम मिलता है। हमारे देश में तीज त्योहारों पर उपवास करने की प्रथा है। कई प्रांतों में सप्ताह में किसी निश्चित दिन लोग उपवास रखते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार। उपवास के लिए कोई बंधन नहीं है। कुछ लोग निराजल उपवास रखते हैं और उपवास के दिन पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग उपवास के दिन फलाहार लेते हैं। कुछ लोग उपवास के दिन केवल अन्न का सेवन नहीं करते, शेष सभी चीजें निश्चित समय पर खा पी सकते हैं। उपवास किसी भी तरह किया जाए हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। ये थे अपने विचार। अगला प्रश्न है प्रश्न पहले का आ। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए।
ये चैप्टर नंबर 7 से है। पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ। सामने के बड़े गमले में गुंबद का आकार ग्रहण किए दवनों ने अपनी महक और हरी तिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियां महक से गमगमा गई, सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतला माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन में सुनता रहता था, वह मेरी यादों में जाग उठा। हमरे दुअरवा मैया दवना तरुआ हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही हैं। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरे रगों में इनका रस दौड़ रहा है। ये था पैराग्राफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर लिखिए। अगेन आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही इसका आंसर आ सकता है। लेखक का दिनक्रम, यानी कि लेखक दिन की शुरुआत कैसे करते थे। पहला आएगा चाय पीना और दूसरा आंगन और गैलरी में टहलना। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। अगला प्रश्न सेकंड का फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके लिखिए, अर्थात एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन। पहला है हथेलियाँ, ये एक बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, हथेली। गमले का गमला, 1 अंक के लिए प्रश्न है ये। नीता की, यहाँ पर क्या आ सकता है, सास, बहुत दयालु है। सांस, जो हम सांस लेते हैं, और सास यानी कि मदर इन लॉ। अगला प्रश्न है, मन प्रसन्न करती है प्रकृति। अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रश्न आपको सारे गद्य और पद्य विभाग में मिलते ही हैं, 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें क्या आ सकता है, मनुष्य का मनोरंजन करने वाली संसार में अनेक चीजें हैं, पर मनुष्य का मन जिसे देखकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है वह है प्रकृति का अवलोकन। प्रकृति की सुंदर छटा देखकर उसका मन भरता नहीं है, इसलिए वह प्रकृति का दर्शन करने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। मनुष्य के मन का स्वाभाविक रूप से प्रकृति से लगाव होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां, झुरमुट, वृक्षों की तरह तरह की पत्तियां, तरह तरह के फूल और हरी भरी वादियां मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहती। यही कारण है कि बड़े बड़े वैभवशाली नगरों में रहने वालों का मन कश्मीर, ऊटी, नैनीताल, दार्जिलिंग तथा आम्स्टरडैम व ब्रुसेल्स आदि की वादियों में रमता है। हमारा मन इन हरी भरी जगहों में इसलिए रमता है कि प्रकृति की ये वादियां हमारा मन प्रसन्न करती हैं। विभाग 2 है पद्य विभाग से, यानी कि पोयम से। अगेन इसमें 2 पोयम रहेगा। फर्स्ट 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए आएगा ये। इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है ये है जिन ढूंढना चैप्टर से। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। उसके बाद कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे तो भी बास सुबास। अगला पैराग्राफ, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिन जीव की सांस से लो भस्म हव जाए। ये पैराग्राफ का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है अपनी भावार्थ वीडियो में। तो इसका पहला प्रश्न है, लिखिए। विशेषता बतानी है कि गुरु क्या होना चाहिए। गुरु की विशेषता क्या है कि वह शिष्य से कुछ नहीं ले, अर्थात गुरु शिष्य से कुछ नहीं लेता है। और शिष्य की विशेषता क्या है, शिष्य गुरु को अपना सब कुछ देता है। उसके बाद है अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अंतिम 2 पंक्तियां अर्थात दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लो भस्म हव जाए। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है, उनके मुख से निकली हुई पीड़ा हमें लग सकती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि लोहार की धोकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी सांस से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। यह था इसका भावार्थ अर्थ। प्रश्न 2 का आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए। ये चैप्टर 2 गजलों से है। इसमें पहला क्या पूछा गया है, खुदा से कवि द्वारा की गई मांगे।
तो देखिए फर्स्ट लाइन में है, ऐसी दुनिया निर्माण कर जिसमें इंसान जी सके, और दूसरा है, मनुष्य की जिंदगी में जान पैदा कर। प्रश्न 2 है, किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 मार्क्स के लिए। किन्हीं 4 पंक्ति को बोला गया है, तो यहाँ पर ये वाली पंक्ति चूज करते हैं। संसार में कोई किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, अतः हमें किसी से भी सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए। अपने सभी कर्तव्य अपने ही सामर्थ्य से पूर्ण करने चाहिए। हमें अपने व्यवहार से ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दिल की गहराई से निकले और सुनने वालों के हृदय में बस जाए। हमारा मन छल कपट से रहित होता है तो दूसरों पर हमारी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न 2 समाप्त होता है। प्रश्न 3 जो है वो भाषा व्याकरण से आता है, यानी कि ग्रामर सेक्शन, जो कि 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, सही शब्द छांट कर लिखे। ये मानक वर्तनी से है। इसमें हमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक सही है मात्राओं के हिसाब से। देखिए पहला है निर्मल, दूसरा है निर्मल। निर्मल उच्चारण सभी का सेम है, लेकिन सिर्फ मात्राओं पर ध्यान देना है, तो इसमें दूसरा वाला करेक्ट होगा, निर्मल। दूसरा है वेशभूषा, वेशभूषा, वेशभूषा और वेशभूषा, सबका उच्चारण बिल्कुल सेम है। अगेन क्या चेक करना है, मात्राएं, तो पहला वाला इसमें सही होगा, वेशभूषा। अगला प्रश्न अव्यय से है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करिए। 1 मार्क्स के लिए है। पहला है और, दूसरा है काश। अब देखिए इसमें प्रकार तो नहीं पूछा गया है, अन्यथा इसका आंसर होता क्रिया विशेषण अव्यय, और इसका होता विस्मयादि, और इसका होता विस्मयादि बोधक अव्यय। बट यहाँ पर हमें सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है, तो और का क्या बन सकता है, वह आदमी आया और गांव में रहने लगा। दूसरा है काश, काश मैं भी साथ जा पाती, ये था वाक्य में प्रयोग। तीसरा प्रश्न संधि विच्छेद से है, कृति पूर्ण कीजिए। अब सिर्फ यहाँ पे संधि विच्छेद करके दिया गया है, सत्य प्लस आनंद। संधि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर प्लस के पहले व्यंजन संधि हो और उसमें अगर ऐसा हलन लगा हो तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण व्यंजन है, तो ये एक व्यंजन संधि होगी, और इसका संधि क्या होगा, सदानंद। दूसरा है दुर्लभ, दु प्लस लभ, ये जो निशान है ये विसर्ग संधि का निशान होता है। जहाँ कहीं भी ये निशान आया वो विसर्ग संधि होगा, और इसका संधि वर्ड क्या बनेगा, दुर्लभ। अगला प्रश्न है, अधोरेखांकित वाक्यांश की उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मुहावरे का वीडियो भी अपलोडेड है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें अंडरलाइन किया गया है कि इसके जगह पर क्या आ सकता है मुहावरा। पहला है, कलाकार की कलाकारी देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। इसमें ब्रैकेट में से क्या आ सकता है, यहाँ पर आंखें खुली रह जाना। तो क्या आएगा आंसर, वाक्य देखिए फिर से लिखना है, तो कलाकार की कलाकारी देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो पहला है आगाह करना, आगाह यानी कि सचेत करना, तो उस खोया हुआ आदमी गांव वालों को पहले ही सचेत कर देता था। दूसरा है मौत के मुंह में चले जाना, अर्थात जानबूझकर खतरा मोल लेना। टूटे हुए पुल से जाकर लोग जानबूझकर खतरा मोल ले रहे थे। इसमें से कोई एक ही करना रहता है, आपको परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो काल से है, काल भेद पहचानिए तथा काल परिवर्तन कीजिए। पहला पूछा गया है, तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा। ये गा यानी क्या होता है, भविष्य काल। अब देखिए इसमें क्या रहा वर्ड है, नहीं, अगर कहीं भी रहा वर्ड आएगा तो वो अपूर्ण होता है, तो ये एक सामान्य है। तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा, सामान्य भविष्य काल। दूसरा है वाक्य परिवर्तन, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। इसका हमें अपूर्ण वर्तमान काल करना है, सिर्फ एक ही करना है इसमें से। अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्या वर्ड आएगा, रहा, तो मुझे अभिवादन का ध्यान आ रहा है। वर्तमान काल के एंड में ह लगता ही है।
दूसरा, असली बात बताना मैं भूल ही गया, इसको पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में तो था वर्ड आएगा, लेकिन एक पूर्ण है, तो असल बात बताना मैं भूल गया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य भेद रचना के अनुसार 3 है, अर्थ के अनुसार 8 है। पहला पूछा गया है, वह आदमी भी गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। रचना के अनुसार कितने हैं? 3 हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये कौन सा है? क्या इसमें और आया है? नहीं। कॉमा आया है? नहीं। तो ये एक सरल वाक्य होगा। दूसरा है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो अर्थ के अनुसार ये एक प्रश्नार्थक वाक्य होगा। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्न पूरे हुए। अगला प्रश्न जो है रचना विभाग से है, यानी कि उपयोजित लेखन, जिसमें कहानी, पत्र, गद्यांश इत्यादि पूछे जाते हैं 12 अंकों के लिए। कंपोजिट हिंदी वालों को गद्य आकलन, कहानी में ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, यानी कि अ में फर्स्ट स्टेप पत्र लेखन है, कंपलसरी है। एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। पहला जो है, अब कैसे पता आपको कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? अगर पत्र आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वो होगा इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक। और अगर आप पत्र किसी ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जिनसे आपका व्यावसायिक संबंध हो, यानी कि फॉर्मल रिलेशन हो, तो उसे बोलेंगे फॉर्मल या फिर औपचारिक पत्र, जिसे आप नहीं जानते। तो पहला है आनंद आनंदी पाटिल, विजया राज कॉलोनी, पांडव नगर, अकोला में, अकोला से अपने मित्र आशीर्वाद गांधीनगर, नागपुर को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक आने के उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र लिखना है। यानी कि आपके फ्रेंड को निबंध लेखन में फर्स्ट क्रमांक आया है, तो आपको उसके लिए लेटर लिखना है, यानी कि प्रशंसा पत्र लिखना है। और दूसरा है परिसर में वृक्षारोपण करने के लिए अनुमति पत्र लिखना है। किसको? नगराध्यक्ष को। इसके बाद एक कहानी लेखन है, देन गद्य आकलन है, विज्ञापन लेखन है और निबंध लेखन है। ये रचना विभाग जो है ये मैं अपने आने वाली वीडियो में अपलोड करूंगी। ये वीडियो सिर्फ गद्य, पद्य और व्याकरण विभाग के लिए था। सो होप आप लोग को पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा और हमें किस तरह से सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है आप ये समझ गए होंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।